तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम BTTS की एपिसोड 60 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है और चैनल पर नए और पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आप सभी ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके जरूर से देख लेना है और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए हम बढ़ते इस वाले वीडियो की तरफ। और जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था की यूनसेन को साओयन ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और वही मास्टर याओ को भी हॉल ऑफ सोल के बंदे पकड़ करके ले गए हैं। और वही मास्टर याओ को हॉल ऑफ सोल के बंदे पकड़ कर ले जाने के बाद में तो वही साओयन पूरी तरीके से सदमे में चला गया होता है। और वही साओयन ये सभी चीजों को देख करके काफी बुरी तरीके से रो रहा होता है। और वही जिसके बाद क्वीन मेडुसा और जिया जा करके साओयन को संभालता है। और वही जिसके बाद साओयन तो पूरी तरीके से शांत तो हो गया था, और वही जिसके बाद साओयन को इन सभी चीजों के सोच करके फिर से गुस्सा आ जाता है। और वही जिसके बाद साओयन कहता है कि ये सभी चीजें मिस्टी क्लाउड सेट की वजह से हुआ है। और वही जिसके बाद साओयन गुस्से में जा करके मिस्टी क्लाउड सेट को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए चला जाता है। लेकिन साओयन यूनून की वजह से मिस्टी क्लाउड सेट को तबाह नहीं कर पाता है। और वही साओयन यूनून से काफी ज्यादा प्यार करता है। तो वही साओयन यूनून को कोई भी क्षति पहुंचाना नहीं चाहता है। और वही मिस्टी क्लाउड सेट में क्या हुआ है जो कि कुछ ही दिनों में जो कि गामा साम्राज्य की कोने कोने में फैल चुका है। और वही साओयन के नाम एक बार फिर से गामा साम्राज्य के कोने कोने में फैल चुका था। और वही अब साओयन ही मिस्टी क्लाउड सेट को लीड करने वाला है। और वही अब साओ फैमिली में भी काफी ज्यादा सुधार हो चुका है। और वही हम जिसके बाद साओयन को देखते हैं जो कि एक कमरे में कल्टीवेट कर रहा होता है, क्योंकि साओयन मिस्टी क्लाउड सेट से फाइट करने के बाद बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। और वही साओयन इस फाइट की वजह से साओयन की डोकुई भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। और वही साओयन की सोल पावर भी काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। और वही साओयन की इस फाइट में एक हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका था। और वही साओयन की चोट को ठीक होने में वह मुश्किल से आधे महीने से ज्यादा का समय लगा। और वही साओयन को पूरी तरीके से ठीक होने में और भी ज्यादा समय लग सकता है। और वही मास्टर याओ के जाने की वजह से साओयन को बहुत ही बड़ा झटका लगा हुआ है। और वही हम दूसरी तरफ साओयन के बड़े भाई जोली और जोडिंग को देखते हैं जो कि दोनों ही साओयन के पास जा रहा था। और वही इन दोनों भाई को भी पता था कि साओयन अभी काफी ज्यादा सैड है, इसलिए दोनों भाई खुश करने के लिए साओयन के पास जा रहा था। और वही जिसके बाद वो दोनों भाई साओयन के पास जाता है और जिसके बाद साओयन को देखता है तो वो दोनों भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और वही जिसके बाद सोली जोडिंग को कहता है कि मास्टर याओ के जाने के वजह से साओयन को काफी ज्यादा सदमा लगा है। और जिसके बाद जोली और जोडिंग दोनों ही साओयन के पास जाता है बात करने के लिए। और वही वो तीनों भाई बात कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पर आइस एम्परर आता है। और वही आइस एम्परर साओयन की हेल्थ में सुधार को देख करके तो आइस एम्परर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वही आइस एम्परर यहाँ पर साओयन से काफी सारे बातचीत करता है। और वही बातचीत के दौरान आइस एम्परर कहता है कि और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है जो कि हर एक 5 सालों में यहाँ पर होता है। और इस पर प्रत्येक साम्राज्य के और टिक्चू लोग भाग लेते हैं। और यह इन लोगों के लिए है जो कि उत्तर पश्चिमी सेट की सेना को एकजुट करना चाहता है, लेकिन यह लक्ष्य कभी भी किसी को हासिल नहीं हुआ है। और वही आइस एम्परर साओयन से कहता है कि यह मत सोचो तुम कि गामा साम्राज्य में मिस्टी क्लाउड सेट का दबाव है तो यूनसेन की वजह से उस रैंकिंग कंपटीशन में कोई भी आगे नहीं आ पाता था, लेकिन अब तो तुमने यूनसेन को खत्म कर ही दिया है, तो फर्स्ट श्रेणी की ताकतों के बीच रैंकिंग करने में कोई भी सक्षम नहीं है। और वही साओयन इन सभी चीजों के बारे में सुनकर के साओयन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि साओयन को इन सभी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो वही साओयन को उम्मीद नहीं थी कि जो कि मिस्ट्री क्लाउड सेट गामा साम्राज्य में अपनी ताकत दिखा रहा था। और वही आइस एम्परर अपने आप में ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। और वही जिसके बाद आइस एम्परर साओयन से कहता है कि आज की मिस्ट्री क्लाउड सेट में सभ्य संप्रदाय का अभाव है। और वही जिसके बाद साओयन आइस एम्परर की आंखों को देख करके समझ जाता है कि चाहे वो अपनी सेट को सुरक्षा करना हो या अपने फादर और मास्टर याओ की ठिकाने का पता लगाना हो, इन सभी चीजों के लिए साओयन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना होगा। और वही साओयन के पास 2 भाई भी है जो कि उसके लिए संप्रदाय की देखभाल कर सकता है। और वही अब साओयन इन सभी मामले से अब पीछे नहीं हटता है। और वही जिसके बाद साओयन आइस एम्परर से कहता है कि मैं पूरी तरीके से रिकवर होने के बाद कृपया आप अध्यक्ष फामा और कई बड़े परिवार को कुलपतियों के संपर्क में आने में मेरी मदद करें। और वही जिसके बाद साओयन कहता है कि अब गामा साम्राज्य को पूरी तरीके से बदलने का समय आ चुका है। और वही जिसके बाद साओयन अब एक कमरे में जाकर के पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। और वही अब सभी को साओयन की अगले कदम का इंतजार है। और वही हम दूसरी तरफ शाही परिवार की जिया जिंगेटियन को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि जब मिस्ट्री क्लाउड सेट को यूनसेन लीड कर रहा था तो यूनसेन ने शाही परिवार पर हमला बोलने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन अब तो यूनसेन को साओयन ने मार दिया है, तो अब मिस्ट्री क्लाउड सेट को साओयन ही लीड करने वाला है। तो वही
जिया जिंगेटियन को ऐसा लग रहा था कि अब साओयन भी न शाही परिवार पर हमला कर दे, और वही यह भी सोच रहा था कि शाही परिवार दोजुन से लड़ने के लिए साओयन की ताकत का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तव में साओयन के साथ दोजुन मेदुसा है और मुझे ताकतवर बनाए रहने के लिए मुझे साओयन पर निर्भर रहना होगा। और कुछ ही वर्षों में पूरे इजुमो साम्राज्य पर शासन किया और उसकी उपस्थिति देखने के लिए इजुमो साम्राज्य पर बहुत सारी जासूसों को भेज देता है देखने के लिए। और वही भले ही शाही परिवार ने कई जासूसों को इजुमो शहर पर जासूसी करने के लिए भेजा है, लेकिन इन सभी को इजुमो साम्राज्य पर जाने से पहले पॉइजन सेट से बचना होगा। और वही पॉइजन सेट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट है, और वही पॉइजन सेट को पॉइजन लेडी लीड करता है। और यह सही बातें फामा जिया जिंगेटियन को घेरा होता है। और वही हम जिसके बाद साओयन को देखते हैं, जो कि एक बंद कमरे में, जो कि बिना सीक्वेंस छोड़े लगातार कल्टीवेट करके अपने चोटों को ठीक कर रहा होता है। और क्योंकि साओयन इस बार बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, तो इसीलिए साओयन को पूरी तरीके से रिकवर होने में काफी समय लगता है। और वही साओयन लेवल 6 का एल्केमिस्ट भी है, तो वही साओयन के शरीर में कई सारे विशेषताएं हैं। तो वही साओयन आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद साओयन अपने अंगूठी से लेवल 5 की कायाकल्प पिल्स को बाहर निकाल लेता है, और जिसके बाद साओयन उस पिल्स को खा लेता है। और खाने के बाद में साओयन के आसपास बहुत सारे एनर्जी फ्लो होने लग जाता है। और वही जिसके बाद साओयन फिर से अपनी रिंग से क्रिम्सन लिक्विड की बोतल को बाहर निकाल लेता है। और वही जिसके बाद साओयन क्रिम्सन लिक्विड को अपने फ्रैक्चर हुए हाथ पर लगा लेता है। और वही जिसके बाद साओयन के हाथ बहुत ही फास्ट तरीके से रिकवर होने लग जाता है। और वही इन सभी चीजों को यूज करने के बाद साओयन पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। और वही जिसके बाद साओयन मास्टर याओलाओ के बारे में सोचने लग जाता है। और वही साओयन कहता है कि मास्टर आप चिंता मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और वही जिसके बाद साओयन की नजर मास्टर याओलाओ की रिंग पर जाता है, और वही साओयन भी मास्टर याओलाओ के रिंग में बिना किसी दिक्कत के प्रवेश कर सकता है। और वही इस रिंग में अंदर छिपी हुई जगह जाहिर तौर पर मास्टर याओलाओ ने अपने पूरे जीवन काल में छिपाई है। और वही मास्टर याओलाओ की इस रिंग में कई नुस्खे और फाइटिंग स्किल्स और कई सारे पिल्स और अजीब चीजें हैं जो कि मास्टर याओलाओ ने छिपाई है। और वही ये मास्टर याओलाओ की अंगूठी पूरी तरीके से एक खजाना है, जिनमें कि अपने आप में ही कई सारे विशेषताएं हैं। और वही जिसके बाद साओयन को याद आता है मास्टर याओलाओ ने साओली के लिए लाइफ डिवोरिंग पिल को बना लिया है, हालांकि इस पिल्स का अभाव बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वही साओयन मास्टर याओलाओ के द्वारा छोड़ी गई लाइफ डिवोरिंग पिल को देख करके साओयन थोड़ा सा खुश हो जाता है। और वही लाइफ डिवोरिंग पिल को कैसे बनाया जाता है, जो कि मास्टर याओलाओ ने उस स्क्रोल को भी छोड़ दिया था। और वही साओयन अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, तो साओयन अपने कमरे से बाहर निकलता है। और वही कमरे के बाहर शाही परिवार की राजकुमारी मिस याओए को देखते हैं, जो कि साओयन की सुधार हुई हेल्थ को देखने के लिए आया था। और वही जिसके बाद मिस याओए साओयन के पास आता है और साओयन से पूछता है कि तुम्हारे अभी की हेल्थ कैसा है। और वही जिस पर साओयन कहता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ और अभी मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। आप बताओ राजकुमारी याओए, अभी शाही परिवार में क्या कुछ चल रहा है। और वही जिसके बाद मिस याओए और साओयन इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करने लग जाता है। और वही बातचीत करने के बाद मिस याओए यहाँ पर आने का मकसद के बारे में बताता है। और वही मिस याओए साओयन से कहता है कि अब तो तुमने मिस्ट्री क्लाउड सेट को खत्म कर दिया है, तो इसीलिए तुम ही अब मिस्ट्री क्लाउड सेट को भी लीड करने वाले हो। और वही मिस याओए साओयन से कहता है कि शाही परिवार आपसे पूरी तरीके से समर्थन करने के लिए तैयार है। और पहले जब यूनसेन था तो शाही परिवार पर मिस्ट्री क्लाउड हमला करना चाहता था, तो वही साओयन मिस याओए का कहने का मतलब समझ जाता है। और वही जिसके बाद साओयन राजकुमारी याओए से कहता है कि जब तक शाही परिवार मेरे रास्ते में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तक मैं शाही परिवार को भी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करूंगा, और आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाइए। और वही ये सभी बातें सुन करके राजकुमारी याओए साओयन को यहाँ पर शुक्रिया अदा करके चला जाता है। और वही जिसके बाद यहाँ पर नालान आता है, और वही पर नालान को देख करके साओयन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन साओयन फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके और तभी नालान से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर करने क्या आई हो। और वही जिसके बाद नालान साओयन से कहता है कि मेरे मास्टर यूनुन आपसे आखिरी बार मिलना चाहता है, और जिसके बाद मेरे मास्टर तुमसे कभी नहीं मिलेंगे, अगर तुम चाहोगे भी तब भी मेरे मास्टर आपसे नहीं मिलेंगे। और वही साओयन इन सभी बातों को सुनकर के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, और जिसके बाद साओयन नालान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वही जिसके बाद रास्ते में नालान साओयन को बताता है कि जो कुछ भी मिस्ट्री क्लाउड और तुम्हारे फैमिली में हुआ, यह सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, और इन सभी में सारी की सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं 6 साल पहले शादी को ना तोड़ी होती तो ये सब कुछ यहाँ पर नहीं हुआ होता। और वही जिसके बाद साओयन नालान से कहता है कि हाँ तुम्हारी ही गलती है सब कुछ, अभी इस बात को दोहराने से क्या होगा, जो होना था जो कि हो चुका है। और वही जिसके बाद नयान और साओयन एक
पहाड़ पर पहुंच जाता है। और वही जिसके बाद नालान सायन से बताता है कि मेरे मास्टर आपका इंतजार कर रहा है दूसरे पहाड़ पर। और वही जिसके बाद नालान यहाँ पर अकेला रुक जाता है और सायन यहाँ पर से अकेले उस पहाड़ पर चला जाता है। और वही सायन दूसरे पहाड़ पर पहुंचता है तो सायन को यहाँ पर यूनियन खड़ी दिखाई देती है। और वही जिसके बाद सायन यूनियन से कहता है कि क्या तुम जिमा एम्पायर को छोड़ रहे हो। और वही जिसके बाद यूनियन हाँ में सर हिला देता है। और वही सायन यूनियन से बताता है कि इसलिए तुम जिमा एम्पायर को छोड़ रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी मास्टर यूनसेन को मार दिया, इसलिए तुम अब मुझसे नफरत करने लगी हो। तभी यूनियन कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हारी और यूनसेन के बीच में कुछ भी हुआ मुझे इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और तभी सायन यूनियन से कहता है कि तो तुम क्यों फिर जिमा एम्पायर को छोड़ रहे हो, तुम क्यों ना मेरे साथ रुक जाती हो, अब तो वैसे भी मैं जिमा एम्पायर को भी लीड करने वाला हूँ। और वही जिसके बाद यूनियन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि मैं एक मिस्ट्री क्लाउड सेट की एल्डर हूँ और मेरा फर्ज बनता है डिसाइपल और बाकी सारे एल्डर को प्रोटेक्ट करने का। और ये सभी सुनकर के सायन भी कुछ भी नहीं बोलता है। और वही सायन को समझ में आ गया था कि यूनियन मिस्ट्री क्लाउड सेट को नहीं छोड़ने वाली है। और वही जिसके बाद यूनियन एक स्पेस स्टोरेज रिंग बाहर निकालता है और सायन को दे देती है। और वही यूनियन सायन से बोलती है कि इस रिंग में और अभी तक मिस्ट्री क्लाउड ने जितने भी ट्रेजर को अर्न किया है वो सभी के सभी इस स्टोरेज रिंग में है। और वही जिसके बाद सायन इस रिंग को ले लेता है। और वही जिसके बाद सायन यूनियन को जोरों शोरों से हक कर लेती है। और वही सायन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और वही जिसके बाद यूनियन भी सायन को हक कर लेती है। और वही सायन यूनियन से कहता है कि मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की है। और वही जिसके बाद सायन यूनियन को किस कर लेता है। और वही दूसरी तरफ नालान इन दोनों को ही देख रहा होता है। और वही नालान इन दोनों को ऐसा करते हुए देख तो नालान को काफी ज्यादा जलन फील हो रही होती है। और वही जिसके बाद नालान यहाँ पर से मुड़ करके यूनलैंड जोन की तरफ चला जाता है। और वही जिसके बाद सायन और यूनियन इसी पहाड़ पर एक गुफा में 3 दिनों के लिए रहता है। और वही इन 3 दिनों तक सायन और यूनियन इस गुफा में क्या करता है जो कि आप लोग समझ जाना क्योंकि समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी होता है। और वही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वही सायन और यूनियन एक गुफे में था तो वही यूनियन सायन को काफी जोरों से हक कर लेता है। और वही यूनियन की ड्रेस था जो कि काफी ज्यादा सिंपल था। और वही इससे आगे आप लोग समझ जाओ। और वही ऐसे करते करते 3 दिन बीत जाता है। और वही तीसरे दिन जब सायन सो रहा था तो वही यूनियन सायन को बिना जगाए ही चुपचाप यहाँ पर से जाने लगती है। और वही यूनियन यहाँ पर से जाते जाते सायन को मुड़ करके देखती है। और वही यूनियन सायन को छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी लेकिन फिर भी यूनियन को सायन को मजबूरी बस छोड़ना पड़ता है। और वही जिसके बाद नालान और यूनियन दोनों ही यहाँ पर से चला जाता है लेकिन सायन यूनियन को यहाँ पर से जाते हुए नहीं रोका। और वही जिसके बाद सायन और यूनियन की मुलाकात यहीं पर खत्म हो जाता है। और वही जिसके बाद सायन कहता है कि मेरी और यूनियन की लव स्टोरी को फिर से देखना चाहते हो तो चैनल को सबसे पहले जा करके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर देना। और जिसके बाद यूनियन कहता है कि हाँ हम फिर से मिलने वाले किसी दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।